नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का 25वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 24 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ कर दिया गया था? तो ये पाटलिपुत्रा में कर दिया गया था। इसका भी ये जानिएगा कि कई वर्ष तक इसकी राजधानी बिहार के राजगिरी यानी राजगीर थी। बाद में इसे पाटलिपुत्रा वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो किसने रोक दिया भाई? तो ये जो रोके थे, ये पुलकेशिन द्वितीय ने रोके थे। कौन रोका था? पुलकेशित द्वितीय ने रोके थे। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण को जीतने की हर्ष की महत्वाकांक्षी अभियान को रोक दिया था। पुलकेशिन द्वितीय 618 से 619 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। उन्होंने हर्ष के साथ एक संधि की, जिसे नर्मदा नदी को चालुक्य साम्राज्य और हर्षवर्धन के बीच की सीमा के रूप में निर्धारित किया था। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 होगा, पुलकेशिन द्वितीय को रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांडेय की राजधानी थी? पांडेय की राजधानी पूछ रहा है, कौन था? पांड्या की राजधानी जो था मदुरई था। पांडवों ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर शासन किया जो तमिलनाडु राज्य के स्थित है, जो चोल, चेर, पल्लव आदि जैसे अन्य राजवंशों के साथ मौजूद था। पल्लवों की राजधानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 1345 ईस्वी तक मदुरई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया? शरिया कानून कौन लागू किया भाई? तो देखते हैं हम लोग। शरिया कानून जो था औरंगजेब ने लागू किया था। कौन लागू किया था? औरंगजेब ने लागू किया था। मुगल सम्राट मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के शासन काल को भारत में इस्लामिक शासन का चरम उत्कर्ष माना जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली मुसलमान शासक औरंगजेब ने भारत पर लागू किया था। ठीक है, भारत की कानूनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मतलब जाजिया कर कानूनी तौर पे काम करता था, तो औरंगजेब ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? पटना में पूछ रहा है अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी बक्सर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 5 तो एलिस थे। कौन थे? एलिस थे। अवध के नवाब मीर कासिम और भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में मेजर हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया था। 1763 में पटना में अंग्रेजी कंपनी के एजेंट एलिस ने अचानक शहर पर कब्जा कर लिया था। अचानक किया था, याद रखिएगा। एलिस ने पटना में कब्जा कर लिया था, याद रहेगा। नवाब ने भी अपने सैनिक भेजे, जिन्होंने एलिस और कुछ अन्य अंग्रेजों को बंदी बनाकर पटना पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो एलिस जो थे, ये पटना में कब्जा करने आए थे, लेकिन हो नहीं पाया। वहाँ के नवाब थे, नवाब इनको बंदी बना लिए थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में पहली बार वंदे भारत गाया गया था? वंदे भारत कब गाया गया था भाई? वंदे मातरम, सॉरी, वंदे भारत ट्रेन का याद आ जा रहा है, तो माफ़ कीजिएगा। वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर
1875 को लिखा गया था। इस कविता को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम गीत की रचना बंगाली संस्कृत मिश्रित भाषा में की गई है। भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। 1950 में दर्जा मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया था? सेवाग्राम स्थापित किया था, कहाँ किया था भाई? तो ये वर्धा में किया था। कहाँ किया था? वर्धा में किया था। गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा शहर में, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के वर्धा शहर में एक छोटे से गांव सेवाग्राम में स्थापना किया था। यह 1934 से 1940 तक गांधी जी का मुख्यालय और प्रयोग का स्थान था। इस शहर को मूल रूप से सेव गांव कहा जाता है। जैसे ये सेवाग्राम जो लिखा हुआ है इसको सेवग्राम कहा जाता है, ऐसे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था भाई ये? तो ये हुआ था 1878 ईस्वी में। ये हुआ था, कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। ब्रह्म समाज जो है, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में हुआ था। याद होगा आपको। हिंदू धर्म से प्रचलित प्रवृत्तियों और विकल्प के रूप में कलकत्ता में किया गया था। 15 मई 1878 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित ब्रह्म समाज की एक जनसभा में साधारण ब्रह्म समाज की गठन किया गया था। इस गठन आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, उमेश चंद्र दत्त और दुर्ग मोहन दास ने किया था। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पलासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? पलासी युद्ध के समय में कौन था भाई? तो ये आलमगीर द्वितीय था। कौन था? आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा, 23 जून 1757 में स्थित हुआ था। यह भागीरथी नदी के पूर्व में पश्चिम बंगाल के पलासी क्षेत्र में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी की सेना के खिलाफ हुआ था। पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक भारत का मुगल सम्राट था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, कौन बताएगा? खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। याद रहेगा, खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों का एक वार्षिक त्यौहार है जो जेठ अष्टमी पर आयोजित किया जाता है। भक्त गुलाल की पंखुड़ियों को ले जाते हैं और नंगे पांव चलते हैं, देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पवित्र बसंत पर दूध और खीर हलवा चढ़ाते हैं। याद रहेगा कि यह जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है, जो कश्मीरी पंडित इनकी पूजा करते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइड क्या है? टाइड पूछ रहा है, क्या है टाइड? तो टाइड जो है धार्मिक कर है। कैसे है? फ्रांस में टाइड चर्चा में लाए जाने वाला एक धार्मिक कर था फ्रांस में। याद रखिएगा। इसके तहत कृषि उपज का 10वां हिस्सा जो था पादरी द्वारा एकत्रित कर चर्च को दिया जाता था। इसे टाइड कहा जाता है। याद रहेगा। अगला, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो लिखा है मॉन्टेस्क्यू लिखा है। मॉन्टेस्क्यू लिखा है। कौन लिखा है? मॉन्टेस्क्यू लिखा है। याद रहेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और बिहार दरोगा का
किरण पब्लिकेशन का टेस्ट आप पूरा 3300 कवर कर लें बिना बुक खरीदे हुए। अगर आपके कोई भी ग्रुप या दोस्तों को आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिए कि ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की तीसरी सबसे अधिक सीट है? राज्यसभा का तीसरी सबसे अधिक सीट पूछ रहा है, कहाँ है भाई? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रहेगा, तमिलनाडु में। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 सीट है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों में 11 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है और पश्चिम बंगाल में 16 सीट है। याद रहेगा, 16 सीट है। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने एक विधान परिषद के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो कौन पारित किया भाई? तो सभी को पता होगा कि उड़ीसा ने पारित किया था। याद रहेगा, उड़ीसा ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो दर्जा प्रदान करता है, ये हमको लगता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 370 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद कहाँ नहीं है भाई? तो ये मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। याद रखिएगा, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश में विधान परिषद था जो कि 1969 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पे नहीं है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, आप लोगों को सभी को पता होगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20 है। कौन सा है? अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो किस में है भाई? तो अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में अनुच्छेद में है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? रीट पूछ रहा है, जारी किया गया नहीं है, तो ये जस सोली जो है ये रीट जारी ये नहीं है। ठीक है, जस सोली जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है किसमें शामिल है? तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य शामिल है। याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? तो 238 होते हैं। 238 238 होते हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। किससे? कौन सा है भाई? तो 25 से 28 है। 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो कौन सा देता है भाई? तो अनुच्छेद 32 देता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अल नीनो क्या है? अल नीनो पूछ रहा है कि क्या है? अल नीनो जो है एक प्रशांत महासागरीय सागर के गर्म होने से बना एक असमान मौसम पैटर्न है।
याद रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, अल नीनो। अगला क्वेश्चन है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने प्रतिपादन किया था? तो अल्फ्रेड वेगर ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड वेगर ने किया था, याद रखिएगा। रिकेटर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता नापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 पर्वतीय दर्रे में से कौन सा एक पर्वत राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सा है भाई? तो आपका हल्दी घाटी दर्रा जो है ये होगा। हल्दी घाटी दर्रा जो है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है? तो कौन सा गुजरता है भाई? तो ये जो गुजरता है महानदी गुजरती है। कहाँ, कौन सा नदी? महानदी गुजरती है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ा मोनाजाइट भंडार केरल के 2 जिलों में पाया जाता है। इन दोनों जिलों में से एक कोल्लम जिला है, दूसरा जिला का नाम बताइए। एक कोल्लम जिला है, तो दूसरा जिला कौन सा है भाई? तो दूसरा जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ जिला है। कौन सा है? पलक्कड़ जिला है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रयागराज भारत के किस शहर का नया नाम है? प्रयागराज किस शहर का नाम है? तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, याद रहेगा आप लोगों को। तो इसका एक ये समझ लीजिए, हिंदी भाषा में प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का संगम। प्रयाग का मतलब नदियों का संगम। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है। अक्सर 5 प्रयागों का राजा कहलाने के कारण इस नगर को प्रयागराज भी कहा जाता है। मुगल काल में अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद, इलाहा नहीं अलाहाबाद कर दिया था, जिसे बोलचाल की भाषा में इलाहाबाद कहा जाने लगा। 2018 में योगी सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद का नाम बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया गया है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खत्री शब्द का प्रयोग तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस मौसम के लिए किया जाता है? तो ये गर्मी के लिए किया जाता है खत्री, याद रहेगा। अगला, ट्रेजरी बिल टी बिल की अधिकतम परिपक्वता अवधि डैश होती है? तो कितना होता है भाई? तो 52 सप्ताह होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 52 सप्ताह होता है। रेल बजट का आम बजट के साथ विलय डैश में हुआ? रेल बजट का और आम बजट का साथ का विलय जो है वो हुआ है बजट 2017-18 में। बजट 2017-18 में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल मूल नीति रिपोर्ट के रूप में एमएसपी पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है। वस्तुओं के 5 समूहों के लिए अलग से निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं का समूह में से एक नहीं है? तो कौन सा समूह में से एक नहीं है भाई एमएसपी पे अपनी सिफारिश करने के लिए? याद रखिएगा, जायद की फसल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने डैश की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक समिति का गठन किया है। तो किस पे किया है भाई? तो इसात हुसैन के कमेटी पे। किस पे सिफारिश पे? इसात हुसैन के समिति पे।
फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई? घरेलू और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूल्य प्रवृत्ति, अंतर फसल मूल्य सस्ता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापक शर्तें, उत्पाद की लागत। तो ये क्या होगा कि आपका चारों का चारों हो जाएगा, चारों का चारों माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार का 14 दिन राजकोष बिल आरबीआई द्वारा डैश को जारी किया जाता है। तो ये कब जारी किया जाता है भाई? तो ये जारी किया जाता है केवल राज्य सरकार और केवल भारतीय नागरिक, मतलब दोनों का दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है? तो ये गन्ना का किया जाता है। किसका किया जाता है? गन्ना का किया जाता है, याद रखिएगा। गन्ना के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा माने जाते हैं? ठीक है, कौन सा माने जाते हैं भाई? गन्ने से चीनी की रिकवरी, मूल्य जिस पर गन्ने का उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है, उपभोक्ताओं की उचित मूल्य पर चीनी का उपलब्ध कराना सॉरी और चौथा है वैकल्पिक फसलों और कृषि वस्तुओं की कीमतों की समान प्रवृत्ति से उत्पादन की वापसी। तो क्या हो जाएगा? तो चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक डैश स्तर पर संचालित होता है। तो किस पे संचालित होता है भाई? तो जिला स्तर पर होता है। किस पे होता है? जिला अवसर पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार के चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ओवरनाइट तरलता का प्रावधान करता है और सरकार के आनुषंगिक और अनअनुमानित भूतियों के आधार देता है, डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो कौन सा प्रकार जो है पराबैंगनी किरणों को काट सकता है भाई? तो ये काट सकता है क्रूस कांच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, मतलब 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, क्या कारण है भाई? तो धूलकण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का पूछ रहा है, तो क्या होता है भाई? 3 × 10⁸ ms, मतलब मीटर सेकेंड। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, कहाँ पे करती है भाई? तो स्टील में करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरित की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? तो ये जो कहलाता है, ये चालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, चालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है? ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती, ध्वनि गैस के माध्यम से गमन नहीं कर सकती, ध्वनि तरल पदार्थ के माध्यम से गमन नहीं कर सकती, ध्वनि ठोस माध्यम से गमन नहीं कर सकती।
तो ध्वनि निर्वात से गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय नहीं है? तो अम्लीय नहीं है NaHCO3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। याद रहेगा, पीतल डैश का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है भाई? तो पीतल जो है जास्ता और तांबा का मिश्र धातु है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, विद्युत तारों को परस्पर वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त सोल्डर डैश का मिश्र धातु है। सोल्डर का मिश्र धातु पूछ रहा है, सीधा सी बात है कि सोल्डर का मिश्र धातु क्या होगा? तो सीसा और टीन होता है सोल्डर का मिश्रित धातु। ठीक है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग या उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हमारे ग्रह पर जो चिन्ह है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है भाई? तो ये जो जाना जाता है कार्बन पद चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है, विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है भाई? तो रिक्तिकाएं नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें वृद्धावस्था और व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं क्या कहते हैं भाई, बताइए क्या कहते हैं? उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। जो नहीं दिखता है या वाइट कलर का जो हम लोग का ब्लैक है आँख में, वो अगर वाइट हो जाए उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। किस कोशिकांग में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो कभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में समझ है? तो किस में है भाई? तो ये लाइसोसोम में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोकार्डेटा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन भाई सही है? तो ये दुशावर्ष सम्मित त्रिकोरकी एवं देहगुहा युक्त जंतु है। प्रोटोकार्डेटेस जंतुओं में नोटोकार्ड होता है जो पेशियों में जुड़ने के स्थान पर प्रदान करती है, जिसे चलन में आसानी होती है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पौधों के पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। मतलब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है बायोफाइटा कहा जाता है। बायोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। लाइसोसोम का निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? तो कौन सा शामिल है भाई? तो गोल्जी तंत्र शामिल है। गोल्जी तंत्र शामिल है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो किस मच्छर से काटने से होता है भाई? तो ये होता है एंडीज। एंडीज के काटने से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 500 तथा 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 10, 12, 15 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचेगा? अगला, एक परिवार में एक दंपत्ति और उनके 4 बच्चे हैं। 7 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी। पति का वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, याद रहेगा, देखते रहिएगा मैथ का क्वेश्चन। एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य 45% बढ़ा दिया तथा फिर उसे 45% घटा देता है, तब हानि प्रतिशत कितना होगा? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी 6 वस्तुएं मतलब 1056 रुपये में बेची जाए तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अगला क्या कर रहा है? एक निश्चित धनराशि प्रति वर्ष 7% साधारण ब्याज के दर पर 8 वर्षों के लिए इतना रुपये हो जाता है, तो मूल धनराशि कितना होगा? एक बल्ब
एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा बल्ब भी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पहले केवल बल्ब ए को खोला जाए कि कितने देर बाद बी को खोला जाए ताकि टंकी 6 घंटे में भर जाए। देख लीजिएगा। अगला है वागिन का अर्थ क्या अर्थ है? वागिन का क्या अर्थ है भाई? तो ये जो अर्थ है समुद्र की आग। क्या है? समुद्र की आग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है, सहपाठी नहीं होता है, सहकर्मी होता है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 2 इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसे को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो कहाँ पे खोला है? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है सासाराम में निम्नलिखित में से क्या नहीं स्थित है? सासाराम में क्या नहीं स्थित है भाई? तो ये मलिक इब्राहिम का मकबरा यहाँ पे नहीं है। याद रहेगा, मलिक इब्राहिम का मकबरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ पे था? तो ये पटना में था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था वहाँ पे कौन थे? तो RN मधुलकर थे। गया में चित्तरंजन दास थे और रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी कि चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इंटरनेट पर फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। तो क्या नाम है भाई? तो उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि MS एक्सेल, मतलब एक्सेल की बात हो रहा है। देखिएगा, एक्सेल में MS एक्सेल लिखा रहता है। एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है। भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी होता है। तो कौन सा होता है भाई? तो इसका जो होता है वो होता है कॉन्कैनेट होता है। कॉन्कैनेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज का इकाई पूछ रहा है, कौन सा है? तो टीबी होता है। मतलब 1 TB 2 TB आप लोग सुने होंगे, वही टीबी होता है जो सबसे बड़ा स्टोरेज का ये है। मई 1998 में भारत द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? 1998 में कितना परमाणु परीक्षण हुआ था? तो 5 हुआ था। कितना हुआ था? 5 हुआ था। याद रखिएगा कि 1998 में भारत के पोखरण परीक्षण रेंज पर भारत ने 5 परमाणु बम परीक्षण किए थे। परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थान पर किया गया था। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण किस देश में से हुआ था? तो किस देश से हुआ था भाई? तो ये सोवियत संघ के साथ हुआ था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है आत्म सेन ने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता है? तो किस एल्बम के लिए जीता है भाई? तो डिवाइन टाइट्स के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नृत्य में एक प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन के उत्कृष्टता और उपलब्धियों की मान्यता में दिया जाता है। तो किसमें है भाई? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चैलेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चैलेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो मनमोहन सिंह है।
कौन है? मनमोहन सिंह है, जिनकी हाल में ही मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है वाई आई एम हिंदू इन हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई ये शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है भाई? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रपति वर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो खाद्य और कृषि का स्थापना अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गलती फुटबॉल में प्रत्यक्ष फ्री किक द्वारा दंडित नहीं होगी? तो कौन सा नहीं होगा भाई? बॉल को क्षेत्र के बाहर निकाल देना, ठीक है, बॉल को क्षेत्र से बाहर निकाल देना नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल में फाउल नहीं माना जाता है? तो बॉल को सिर से मारना फाउल नहीं माना जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल फील्ड में अंकित रेखाएं डैश इंच की चौड़ाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कितना नहीं होनी चाहिए? तो 5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जर्मन विधानसभा में संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है बुंडेस्टैग कहा जाता है, बुंडेस्टैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में रविवार को छुट्टी की शुरुआत कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ? तो ये हुआ 10 जून को नहीं हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें जो हुआ था कि भारत में छुट्टी का जो ये रविवार को छुट्टी का शुरुआत जो हुआ था वो 1891 नहीं होगा, 81 में होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे था, मिस्टेक हो गया हमसे। 1881 में हुआ था। किसने किया था? तो 1881 में एक सामाजिक कार्यकर्ता नारायण मेघाजी लोखंडे ने रविवार को अवकाश घोषित करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष तक आंदोलन जारी रखा, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसको घोषित कर दिया। और 81 में नहीं, 89 में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 89 में हुआ। 1889 ईस्वी में रविवार को अवकाश घोषित हुआ था। भारत में ये जो हुआ है मतलब इस टाइम में ये हो गया था। और भारत में जो लागू हुआ था वो हुआ था 18 जून को हुआ था। जून 1890 ईस्वी में, जून 1890 में। यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि 1890 में भारत में लागू हो गया था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड डैश का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो कौन सा है भाई? तो दूसरा स्थान है इसका उत्सर्जन में, ठीक है, याद रहेगा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुनियर कपोम योजना शुरू किया? तो ये जो शुरू हुआ था तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था, याद रहेगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला भारत दक्षिणी एशिया देश बन गया है। देने वाला पहला दक्षिणी एशिया कौन देश बना है? तो कौन बना है भाई? तो ये बना है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने SMI डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? SMI डिजिटल बिजनेस लोन किस बैंक ने
किया है? तो ये जो किया है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो कितना दिया है? तो 14। कितना दिया है? तो 14, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? सुब्बैया नल्लामुथु, श्री सुब्बैया नल्लामुथु। आज का ये टेस्ट का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं अगर सुधार की जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका किरण पब्लिकेशन का टेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक आप कवर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।